नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हूण जाति के बारे में। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों हूण जाति की अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग वंश रहे हैं। उनमें से एक वंश है हूण वंश। जी हाँ, हूण वंश या हूण जाति की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि हूण जो है ना मध्य एशिया की एक बर्बर जाति हुआ करती थी, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी जाति थी कहाँ की, मध्य एशिया की, है ना। एशिया के मध्य भाग में ये जाति थी और भारत के अंदर ये कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो भारत के अंदर, है ना, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से इन्होंने क्या किया, भारत में प्रवेश किया था। ये दैत्य भी पुकारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस नाम से, दैत्य। इतने खूंखार हुआ करते थे कि इन्हें दैत्य के नाम से भी जाना गया है। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश का एक शासक रहा था, हमने पढ़ा था पहले, स्कंदगुप्त, जिसमें उसकी पराजय हुई थी, है ना दोस्तों। तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि किसके समय में, स्कंदगुप्त जो है उसके समय में इन्होंने आक्रमण किया था। आगे की अगर मैं बात करूं तो कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपुताना, सिंध और मालवा, जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि वही वाला जो भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में आता है, उस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजाब, मुख्य रूप से अगर राजस्थान की बात करूं तो वो मालवा का क्षेत्र, और जो सिंध क्षेत्र है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में, तो इस तरफ का जो एरिया भारत के पास में आता है, उस तरफ का जो एरिया है दोस्तों, उधर से, है ना, इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं और अगर मैं आपको बताने का एक बार प्रयास करूं तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, जहां पर राजस्थान, पंजाब, उसके अलावा थोड़ा सा मालवा का क्षेत्र और उसके बाद में ये वाला जो सिंध क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। और अधिकार करके कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सी पदवी धारण की थी, तो ध्यान रखिएगा, महाराजा धीराज की पदवी इसने धारण की थी। किसने की थी, तोरमान ने की थी, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तोरमान ने, याद रख लेना कि तोरण, तोरण आपने विवाह में सुना होगा, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि तोरण मार के इसने क्या कर लिया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी, है ना। तोरण मार के महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। तोरमान का पुत्र महिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ था। कब हुआ था, महिरकुल जो है उसके बाद में शासक बना, और उसका जो शासन व्यवस्था है वो कब से शुरू हुई, 510 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। सियालकोट इसकी राजधानी थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है एक स्थान जिसका नाम है क्या, सियालकोट। तो ध्यान रखिएगा कहां पर, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में एक क्षेत्र है, वो उसने राजधानी बनाई। बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल को घृणा थी। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे उनसे चिड़ा करता था कौन, महिरकुल। महिरकुल जो है उनका, है ना, जो तालमेल है बौद्ध भिक्षुओं के साथ में अच्छा नहीं था। उसने अनेक मठों और स्तूपों को क्या न कर दिया था, नष्ट कर दिया था। जी हाँ, ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये जिस मठ आदि में रहा करते थे, उनको क्या कर दिया इसने, नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य किया था। किसने किया था, महिरकुल ने किया था। आगे दोस्तों, मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद ये कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में, है ना, मालवा का एक शासक था यशोधर्मा। उसने क्या कर दिया, इसको, महिरकुल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद में ये कश्मीर चला गया। कहां चला गया, ये कश्मीर चला गया, और कश्मीर में अपना राज्य इसने क्या कर दिया, कायम कर दिया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया था। अभी हमने बात करी थी, है ना, गुप्त साम्राज्य को नष्ट करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, हूणों ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत की राजनीतिक एकता क्या हो गई थी, समाप्त। गुप्त वंश के समय में जो राजनीतिक एकता हुआ करती थी हमारे देश में, वो समाप्त हो गई। देश पुनः क्या हो गया, छोटे छोटे विभिन्न टुकड़ों के अंदर बट गया था, है ना दोस्तों। उसके बाद में हम एक नए वंश की बात करते हैं जिसका नाम है कुषाण वंश। जी हाँ दोस्तों, कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं तो किसानों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूची या फिर तोचेरियन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कुषाण, है ना। कुषाण जो हैं इन्हें यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों में शासन किया था। ये जो
कुषाण जो यूची कबीला है एक तरीके से, ये क्या हो गया, अलग अलग भागों में डिवाइड, और उनमें से एक भाग जो है उसने भारत की तरफ जो है आगमन किया और भारत में जो है शासन करना इसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसमें जो प्रमुख अगर राजाओं की अगर अपन बात करें तो एक नाम आता है कुजुल कडफिसस प्रथम का, 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक लगभग 50 वर्ष का, जी हाँ कितने वर्ष का, लगभग 50 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है, और ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म का अंगीकार भी किया था। जी हाँ दोस्तों, जो अफगानिस्तान और उस तरफ का क्षेत्र है, यानी भारत और पाकिस्तान के भी आगे वाला जो क्षेत्र है, जहां पर काबुल आता है, कंधार आता है, पार्थिया आता है, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर इसने क्या किया, अपना राज जो है वो प्रारंभ किया था। उसके बाद एक और शासक की अगर मैं बात करूं, विम कडफिस द्वितीय की, 65 से 75, यानी कि लगभग कितने वर्ष दोस्तों, लगभग 10 वर्षों का इसका कार्यकाल रहा। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। जी हाँ दोस्तों, ये कौन से मत को मानता था, ये शैव मत को मानता था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। जैसे हमने कहा कि ये शैव मत को मानता था। शैव मत का मतलब जो शिव भगवान को या शिव जी को मानने वाला होता है, तो इसीलिए त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्माग्राही, नंदी जो बैल आपने नाम सुना होगा, अभिमुख भगवान शिव की आकृति वगैरह वगैरह अंकित जो है रहा करती थी। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के क्या चलाए थे, सोने के सिक्के। जी हाँ दोस्तों, इसने सोने के सिक्के भी चलवाए थे जिसपे अपना नाम जो है वो इसने लिखवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट राजा की, एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क की अगर मैं बात करूं, ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है, बिल्कुल प्रमुख राजाओं में माना जाता है। कुषाणों में सबसे अधिक अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो सबसे ज्यादा किसका लिया जाता है, कनिष्क का लिया जाता है दोस्तों, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो उसके बाद में परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जी हाँ, मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीति का नाम हम सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 बौद्ध संगीति का नाम हम सुनते हैं। पहली जो है ना वो अजात शत्रु के समय में हुई थी, फिर कालाशोक के समय में हुई थी, फिर अशोक के समय में हुई थी, और जो चौथी है ना दोस्तों वो हुई थी कनिष्क के समय में। चारों बौद्ध संगीतों को आप याद रखने के लिए ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ए के अक्षय कुमार, ठीक है दोस्तों, ए के बौद्ध संगीति हुई थी। और इसी की प्रथम राजधानी क्या थी, पेशावर, जिसे उस समय में पुरुषपुर कहा जाता था। और दूसरी उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी उसका नाम क्या था, मथुरा। तो ध्यान रखिएगा, पहली राजधानी क्या थी इसकी, पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर कहते हैं। पेशावर कहाँ आता है, पेशावर आता है दोस्तों पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत। और दूसरा जो राजधानी वो कौन सी, मथुरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना दोस्तों। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया था, जिसे कौन सा संवत कहते हैं, शक संवत। जी हाँ, इसने कैलेंडर चलाया था दोस्तों, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने शक संवत चलाया था। और कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर किसकी, कनिष्कपुर, जी हाँ कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। उसने काशनगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। जी हाँ दोस्तों, काशगार, यारकंद और खोतान नाम की जो स्थान है वहां पर भी विजय प्राप्त करी थी। महास्थान यानी बोगरा में पाई जाने वाली, है ना, सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है। जी हाँ, एक मूर्ति है ना, खड़े हुई मुद्रा के अंदर, वो यहाँ पर पाई गई है। कहाँ पर, महास्थान बोगरा में एक प्रतिमा मिली है। और मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक क्या पहना हुआ है, चोगा पहना हुआ है, और भारी बूट जो है, शूज वगैरह इसने पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको है ना किस बलि जो है, जो पशुओं की बलि दी जाती थी वो भी देते हुए दिखाया गया है। एक सिक्के पर यह अंकित मिलता है। कनिष्क के राजदरबार में पार्श्व, वसुमित्र व अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ, नागार्जुन का नाम आपने सुन रखा होगा दोस्तों, है ना, वो मिलते हैं। और चरक जैसे चिकित्सक, जी हाँ चरक जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महान माने जाते हैं। तो वो इतने महान व्यक्ति जो है वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ था। हीनयान और महायान दोस्तों, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर, है ना, जो बौद्ध धर्म होता है उसके अंदर 2 जो है शाखाएं होती हैं। एक कहलाती है हीनयान और दूसरी कहलाती है महायान। तो जो महायान शाखा है दोस्तों, उसका अभ्युदय
और जो उसका प्रचार प्रसार है वो किसके समय में, वो कनिष्क जो शासक था उसके समय में हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। कब तक? 230 ईस्वी तक बनी रही। और इस समय में रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई है। अब बात करते हैं कुछ आत्मसातीकरण की। तो शक, हूण और कुषाण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज और संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया, भारत में है ना आक्रमण तो किया, परंतु धीरे धीरे है ना आक्रमण के साथ में इन्होंने शासन किया, और शासन करने के बाद में धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में घुलने मिलने भी लगे। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलियाई जाति जो समाज का अंग बन गई। जी हाँ दोस्तों, ये भले ही माना जाता है कि बर्बर जातियां थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुई, ये भारत के समाज के अंदर घुल मिल गई और ये उनका एक अभिन्न अंग भी हो गई थी। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। जी हाँ दोस्तों, कुषाणों की अगर बात करें तो वैदिक धर्म का उन्होंने बहुत पालन किया। जैसे हमने बात करी थी कि जो शिवजी से संबंधित भी बहुत सारे जो चिन्ह वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं, त्रिभुज, त्रिशूल वगैरह, और नंदी बैल से संबंधित जो शिवजी की मूर्ति है ना, शिवजी की आकृति वगैरह हमें प्राप्त हुई है। तो जो शिवमत है ना, उनकी निष्ठा सर्वमान्य रही। और कनिष्क जो है दोस्तों, है ना, कनिष्क जो है उसका बौद्ध धर्म की सेवा जो है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है, और उसको इसी कारण से जो है ना महान राजाओं में, महान भारत के शासकों में शामिल करती है। तो खासतौर पर कुषाणों के अंदर जो कनिष्क है ना, वो इसीलिए भी प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के लिए इसने कार्य किया है, इसलिए ये जाना जाता है। तो दोस्तों, ये बात थी कुछ हुणों और कुषाणों से संबंधित। तो दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।